तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ALD स्टडी में। पहला चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। दूसरा चैप्टर मात्रक एवं मापन स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले आज आप लोगों का रिजल्ट आ गया होगा क्लास 10th का। जिसका अच्छा आया है उसको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। जिसका थोड़ा ख़राब आया है तो वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होगा। जो आपके सपने हैं उनको भी कम नहीं करेगा, क्योंकि क्लास 10th का रिजल्ट कई जगह जो है उपयोग में नहीं आता है। क्लास 12th के लिए आप फोकस करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे और आगे के लिए क्या होना है, इनकरेज होना है। तो अब सबसे पहला जो चैप्टर है मात्रक एवं मापन। हमने पहला क्यों बोला? क्योंकि जो पहला चैप्टर था वो एक्चुअली चैप्टर नहीं था, वो हमें अन्य चैप्टरों के बारे में बता रहा था कि आगे हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। और ये एक्चुअली पहला चैप्टर है हम लोगों का रियलिटी में। वैसे दूसरा चैप्टर है, ऐसे पहला चैप्टर है। तो मात्रक एवं मापन समझ में आ रहा है कि किसी को हमें यहाँ क्या करना है, मापना है। क्या करना है? मापना है। तो किसको मापना है? भौतिक राशियों को मापना है। भौतिक राशियाँ, एक शब्द यहाँ पे लिखते हैं, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? जैसे समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, ये सब क्या है, हमारी भौतिक राशियाँ हैं। यानी भौतिकी में जिन राशियों को पढ़ना है वो हमारी भौतिक राशियाँ हैं। भौतिकी बोलें तो भौतिक विज्ञान में जिन राशियों को पढ़ना है वो हमारी भौतिक राशियाँ हैं। तो भौतिक राशियों की परिभाषा क्या है? भौतिक राशियों की परिभाषा है कि जिसको मापा जा सके, जिसके बारे में अध्ययन किया जा सके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जिसको छू करके, जिसको उठा करके, देख करके जिसका अध्ययन किया जा सके, तथा जिसका इनडायरेक्टली, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है, उसको हम छूते नहीं हैं फिर भी हमें पता चल जाता है कि किसी तार में, किसी वायर में कितनी विद्युत धारा बह रही है। तो इनडायरेक्टली इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि हम उसके बारे में उसको माप सकते हैं। तो अब भौतिकी में मापन क्यों पढ़ना है, इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग इतना ज़्यादा है कि हमारे भौतिक विज्ञान का एक जो नाम है उसे हम मापन का विज्ञान भी बोलते हैं। क्या नाम है? मापन का विज्ञान। भौतिकी का एक नाम मापन का विज्ञान भी है। तो अगर आपसे कभी सवाल आए कि मापन का विज्ञान किस विज्ञान को कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान कहते हैं। कैसे? भौतिकी की जब परिभाषा दी थी तब कहा था कि इसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना है। अब प्राकृतिक घटनाएं कैसे हैं? मान लो कि दिन हो रहा है, सूरज निकल रहा है और फिर सूरज डूब रहा है। ये क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। एक्चुअली सूरज डूब रहा है, एक समय लैगिंग है, एक समय का एक क्या है, एक निश्चित पार्ट है कि सुबह से लेके शाम तक सूरज रहेगा और शाम को, रात के समय चंदा मामा आ जाएंगे हमारे और सुबह तक रहेंगे। ये क्या है? एक टाइम पीरियड है। और समय क्या है? हमारी भौतिक राशि है। तो एक्चुअली में सूरज निकले या ना निकले, समय क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो अब समय के बारे में पता कैसे चले? क्या हम लोग इस हिसाब से अंदाजा लगा लेंगे कि सूरज निकल रहा है तो ये हमारा समय हो गया? सूरज निकल रहा है, ये तो एक भौतिक राशि है, लेकिन जो समय एक्चुअली पता रहेगा कि इससे इस समय में दिन रहेगा और इस समय से इस समय तक रात रहेगी। ठीक है। फिर हम लोग इस हिसाब से डिसाइड नहीं करेंगे कि सूरज या चंदा, सूरज निकले अथवा ना निकले, सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक क्या रहना है? दिन रहना है, और रात को 7 से सुबह 7 तक रात रहनी है। ये हम लोगों को अब पता चल चुका है, एक्चुअली पता चल चुका है। ठीक है। तो क्या होगा कि ये तो भौतिक राशि है, सूरज निकलना और ढलना, लेकिन समय क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है। इस समस्या को हल करने वाला एक सॉल्यूशन है। कैसे? कह देंगे कि 3 दिन बाद कहीं पे जाना है, तो अब हमें देखना नहीं पड़ेगा कि कितने बाद सूरज निकल रहा है, कितना नहीं निकल रहा है। घड़ी देखेंगे, कैलेंडर देखेंगे और उस हिसाब से हम अपना समय का आकलन कर लेंगे, यानी समय को माप लेंगे। ठीक है। तो समय को भी मापना, एक समय क्या है? भौतिक राशि है और उसको हम लोग माप रहे हैं, तो उसका क्या हो गया? मापन हो गया। तो किसी भौतिक राशि को मापना क्या होता है? मापन होता है।
अब आप लोग समझ गए होंगे कि मापन क्या होता है और मात्रक क्या होता है। उस भौतिक राशि को जिस चीज से माप रहे हैं, जिस यंत्र से माप रहे हैं, वह क्या है, वह हमारा मात्रक है। किसी भी भौतिक राशि को जिस यंत्र से मापेंगे वो मात्रक है, तथा भौतिक राशि को मापना मापन है। तो ऐसे आप लोग समझेंगे। अब भौतिक राशि की परिभाषा देते हैं कि डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जिस राशि को मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि वह राशि जिसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब किसी भौतिक राशि हमारे पास x है, क्या है, कैपिटल X हमारे पास कोई भौतिक राशि है, तो उसको लिखने के लिए हमारे पास दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। और वो दो कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक हमारा है गणित का एक संख्या, एक हमारे पास नंबर होना चाहिए, तथा एक होना चाहिए मात्रक। कैसे? मान लो कि आपके पास 10 किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान है। अब यहाँ पे 10 क्या है? 10 हमारे पास एक नंबर है, गणित का एक नंबर है, एक संख्या है, तथा किलोग्राम क्या है? एक मात्रक है। और यह हमारे द्रव्यमान राशि को क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। यानी किसी राशि को दिखाने के लिए दो चीज़ों की मुख्य आवश्यकता पड़ेगी। पहली पड़ेगी हमारी एक गणित के नंबर, एक संख्या की, जिसे हम लोग कहेंगे आंकिक मान। क्या कहेंगे? आंकिक मान, तथा एक यूनिट यानी मात्रक। तो यहाँ पे अगर कोई हमारे पास कैपिटल X एक राशि है तो उसको हम लोग N और U इस प्रकार लिखेंगे, जहाँ पे U क्या है? U यूनिट है, यूनिट यानी मात्रक है। N क्या है? एक नंबर है। ठीक है। अब मात्रक क्या है? यहाँ पे आगे आप लोगों को हेडिंग डालनी है। जो यूनिट शब्द आया है, मात्रक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भौतिक राशि जान गए, जिसको मापा जा सके वह भौतिक राशि है। और अब मात्रक को जानते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। आगे हेडिंग डालते हैं मात्रक। चलो मात्रक हेडिंग के बारे में जानते हैं कि मात्रक आखिर होता क्या है। मात्रक किसी भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण होता है। उसी भौतिक राशि का, जिस भौतिक राशि के मात्रक के बारे में हमको अध्ययन करना है, उस भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण हम लोग ले लेंगे तथा उस परिमाण को एक नाम दे देंगे। मान लो कैसे? मान लो हमारे संसार में क्या है? पूरा द्रव्यमान है, द्रव्यमान से पूरा संसार बना है। तो किसी भी वस्तु को तौलना होगा, उसका द्रव्यमान में तौलना होगा। किलोग्राम में तौलते हैं, टन में तौलते हैं, ग्राम में तौलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे मात्रक हैं द्रव्यमान को मापने के। अब एक हम लोग एक निश्चित परिमाण क्या है? एक निश्चित परिमाण जिससे हम पूरे द्रव्यमान को मापेंगे। मान लो द्रव्यमान का एक निश्चित परिमाण, एक पत्थर ले लिए। अब चलते हैं उस समय जिस समय हमारा किलोग्राम नाम का एक मात्रक नहीं बना होगा। एक ये पत्थर लिए, इस पत्थर का कोई नामकरण किए। मान लो इस पत्थर का नामकरण कर दिए किलोग्राम। एक निश्चित एक पत्थर लिए और उस पत्थर का नाम क्या कर दिए? किलोग्राम रख दिए। अब इस पत्थर से ये पत्थर क्या हो गया? एक हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया, एक मानक हो गया। स्टैंडर्ड हम किसे बोलते हैं? जिससे हम तुलना करते हैं। जैसे अगर हमें सफल होना है तो हम लोग अपने आप की तुलना करेंगे जिस क्षेत्र में हमको सफल होना है। मान लो हमें एक अध्यापक बनना है, तो हमारे आसपास के परिवार में, रिश्तेदार में जो अध्यापक बने होंगे, हम उनसे क्या करेंगे? तुलना करेंगे अपनी, कि हमें उनकी तरह बनना है। और उनको हम क्या मानेंगे? एक स्टैंडर्ड मानेंगे कि हमारे घर में वो क्या है? स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो क्या है? गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इसी प्रकार एक जो मानक हम लोगों ने लिया है, उस राशि का एक निश्चित परिमाण लिया है, इसको स्टैंडर्ड मानते हैं।
तो मानक को इंग्लिश में स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया है इस द्रव्यमान को, जिसका नाम किलोग्राम दिया गया है। अब इस किलोग्राम से कोई भी राशि, द्रव्यमान जहां भी मापा जाएगा इसके हिसाब से मापा जाएगा। इसके हिसाब से कैसे मापा जाएगा? इसके गुणनफल में ही कोई राशि को तौला जाएगा। मान लो किसी को 10 किलोग्राम चाहिए तो इसके 10 गुना, इस स्टैंडर्ड वैल्यू के, इस स्टैंडर्ड मानक के 10 गुना राशि तौली जाएगी। मान लो किसी को आधे गुना चाहिए तो इसका आधा क्या किया जाएगा? तौला जाएगा। यानी कि इसके गुणा में होगा इस स्टैंडर्ड मानक के। वह मानक क्या है? उस राशि का मात्रक है। ठीक है, उस राशि का क्या है? ये मात्रक है। तो अब परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी राशि का, किसी राशि का एक निश्चित परिमाण जिसको मानक मान लिया जाता है, जिसको मानक मान लिया जाता है, मानक बोले तो स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, मानक मान लिया जाता है, मान लिया जाता है तथा उस मानक को निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है तथा उस मानक को कोई नाम दे दिया जाता है, कोई नाम दे दिया जाता है, तब वह मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है। अब किसी भी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर क्या हम भी अपना एक अलग से मात्रक बना सकते हैं? तो आमतौर पे तो बना सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत प्रख्यात मात्रक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही मात्रक एक डिसाइड किए गए हैं जिनका अध्ययन हमको इस चैप्टर में करना है। अपना खुद का कोई मात्रक का निर्माण नहीं करना है। तो इसमें पहले तो मात्रकों के बारे में जानना है, पहले भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में जानना है, उसके बाद उनके मात्रक, फिर उसके बाद आएंगे विमीय विश्लेषण तथा उसके बाद त्रुटि विश्लेषण। इन 2-3 चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन करना है इस चैप्टर के बारे में। तो मात्रक आप लोग जान गए, मात्रक के उदाहरण भी देख लो एग्जाम्पल में जैसे हमारे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, किलोग्राम। तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड। तथा वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये सब क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। तो इनके बारे में जान लिए। अब आते हैं कि मात्रकों के प्रकार क्या होते हैं। तो मात्रकों के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार। पहला प्रकार मूल राशियां, दूसरा प्रकार व्युत्पन्न राशियां, तीसरा प्रकार पूरक राशियां। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? भौतिकी की राशियों के प्रकार होते हैं। सर जी हमने तो पढ़ा था कि सदिश राशियां और अदिश राशियां होते हैं, तो वो क्लास 10th में होते थे और अभी भी होते हैं। एक सदिश राशियां वो होती हैं जिन राशियों में डायरेक्शन तथा परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें ओनली परिमाण होता है। यहाँ हमें मात्रकों के बारे में कोई भी बात नहीं करनी थी, लेकिन अब इस चैप्टर में पार्टिकुलर मात्रकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मात्रकों के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? राशियों का वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हैं कि मात्रकों के हिसाब से या मात्रकों के आधार पर राशियों का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। तीनों के नाम क्या क्या हैं? यहाँ पे इसको रब करो, वह तीनों के प्रकार देखो। सबसे पहले डालो भौतिक राशि, भौतिक राशि। और भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं? पहला मूल राशि, मूल राशि। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि।
और तीसरा क्या है, पूरक राशि। पूरक राशि, 3 राशियां आपको मात्रकों के आधार पर पढ़नी हैं। अब सबका अकेले अकेले अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या होगा, मूल राशि आप लोगों की हेडिंग होगी। पहली हेडिंग क्या है, मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि कौन सी राशियां होती हैं? तो मूल राशियां वह राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी दूसरी राशियों से मिलकर नहीं बनी होती हैं, तथा जो अपने आप में परिपूर्ण होती हैं। अपने आप में परिपूर्ण कौन होगा, जो किसी दूसरे व्यक्ति के पार्टों से ना बना हो। कोई एक प्रोडक्ट एक कंपनी का है, तो उस प्रोडक्ट को बनने के लिए उसके छोटे छोटे पार्ट जो प्रोडक्ट हैं सारे अगर उसी कंपनी के बने हैं, तो वो कंपनी क्या है, स्वतंत्र कंपनी है, क्योंकि उसे दूसरी कंपनी से कोई भी पार्ट नहीं खरीदना पड़ रहा है। और अगर उसे अपने प्रोडक्ट को एक बनाने के लिए किसी दूसरी कंपनी के पार्ट खरीदने पड़ रहे हैं, तो वो क्या है, एक व्युत्पन्न कंपनी है, यानी उसे दूसरी कंपनी से खरीदने पड़ेंगे, यानी वो स्वतंत्र नहीं है। अगर दूसरी कंपनी ने मना कर दिया तो उसका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, तो वो क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार ये राशि है, तो ये राशि, मूल राशि जो है अपने आप में स्वतंत्र है, इसे दूसरी राशि से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी राशियों से कोई संबंध नहीं है, अपने आप में क्या है, ये परिपूर्ण है। तो इनकी परिभाषा क्या देनी है कि वे राशियां जो अपने आप में, जो स्वयं में परिपूर्ण होती हैं। क्या होती हैं, परिपूर्ण होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। 7 कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है हमारा द्रव्यमान, दूसरा होता है दूरी, तीसरा होता है समय, चौथा होता है विद्युत धारा, पांचवा होता है ज्योति तीव्रता, छठवां होता है पदार्थ की आणविक मात्रा, तथा छठवां होता है, सातवां होता है हम लोगों का कौन कौन, पहला कौन सा था लिख के बता रहे हैं। पहला होता था द्रव्यमान, दूसरा दूरी, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, और पांचवा ताप, एक हमारा टेम्परेचर होता है ताप, और छठवां पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, और सातवां होता है ज्योति तीव्रता। ये हमारे जो 7 मात्रक हैं, ये क्या हैं, अपने आप में परिपूर्ण हैं, इन्हें दूसरों के अधीन नहीं रहना पड़ता, तथा एक राशि का दूसरी राशि से क्या नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। इनके जो मात्रक होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और मूल मात्रकों के बारे में इसके बाद हम अध्ययन करते हैं। मूल राशियां जाने और मूल मात्रक क्या होंगे, जो मूल राशियों के मात्रक होंगे वो हमारे मूल मात्रक होंगे। तो आप लोग नोट डाल के लिख लेंगे कि मूल मात्रक क्या होंगे, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक होंगे। उसके बाद इसी में एक सारणी में हम लोग इनके मात्रक भी जानते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, केजी से। दूसरा होता है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर, जिसे हम लोग लिखते हैं एम से। ठीक है। समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड, जिसे लिखते हैं स्मॉल एस से। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे लिखते हैं ए से। और ताप का मात्रक होता है
केल्विन जिसे लिखते हैं कैपिटल के से, ताप का मात्रक केल्विन जिसे कैपिटल के से, तथा पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। और जिसको लिखते हैं कैपिटल, मोल को मोल से ही लिखते हैं, MOL। मोल को किससे लिखते हैं? MOL, मोल से लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। क्या होता है? कैंडला, जिसे लिखते हैं KD से। किससे? KD। आप लोग इतना लिख लेंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला जिसे KD से लिखते हैं। तो मूल राशियों के बारे में जाने, वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी दूसरी राशि के अधीन नहीं होती हैं, अपने आप में परिपूर्ण होती हैं। उसके बाद हेडिंग डाली है मूल मात्रकों के बारे में। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक होते हैं। और अब जानने हैं कि ये कितनी प्रकार की होती हैं। तो मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होंगे। तो आप लोग यहाँ राशियां लिखेंगे तथा उसके सामने उनके मात्रक लिखेंगे। पहला हमारी राशि है मूल राशि द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है। दूसरी राशि है दूरी, जिसका मात्रक मीटर होता है। तीसरी राशि है समय, जिसका मात्रक सेकंड होता है। चौथी राशि है विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। पांचवी राशि है ताप, जिसका मात्रक केल्विन होता है। छठवीं राशि है पदार्थ की आणविक मात्रा, जिसका मात्रक मोल होता है। सातवीं राशि है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक कैंडला होता है, जिसको KD से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इतना आप लोग क्या किए? जाने। अगली जो दूसरी राशि है हमारी व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। तो इसको रब करते हैं और आते हैं व्युत्पन्न राशि पे। किस पे? व्युत्पन्न राशि। अब आते हैं व्युत्पन्न राशि पे। व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि कौन सी राशि होती है? वह राशि जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। हमने क्या कहा था? व्युत्पन्न क्या होगा? किसी से उत्पन्न हुआ हो। व्युत्पन्न का शाब्दिक अर्थ होता है किसी दूसरे से उत्पन्न होना। अगर किसी दूसरे से उत्पन्न हुआ है अर्थात दूसरे से मिलकर बना है। ठीक है, इंसान क्या है? एक व्युत्पन्न है अपने माता पिता का। कोई एक प्रोडक्ट है, मोबाइल है, कई सारे प्रोडक्टों से मिलकर बना है, वो क्या है? एक व्युत्पन्न है। इसी प्रकार व्युत्पन्न राशि वह राशि है जो किसी दूसरे से मिलके बनी हो, अर्थात किसी दूसरी राशियों से उत्पन्न हुई हो। तो यहाँ पे देखो, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से मिलकर बनती है। मूल राशियों से मिलकर, राशियों से मिलकर बनती है। मिलकर बनती है। मूल राशि किससे मिलकर बनती है? व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से मिलकर बनती है। जैसे जैसे मान लो चाल। चाल, अब चाल में किस किस से, कौन कौन सी मूल राशि से मिलकर बनी है? चाल बनी है दूरी, हमारी एक मूल राशि है, बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी मूल राशि है तथा समय एक मूल राशि है। तो दूरी और समय से मिलकर क्या बनी है? चाल बनी है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार की मूल राशि है। इसी प्रकार लिख लो वेग। वेग किससे मिलकर बना है? विस्थापन। विस्थापन बटे समय। और विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है? दूरी है। ठीक है, विस्थापन क्या है? एक प्रकार की दूरी है। तो दूरी बटे समय, यहाँ भी क्या हो गया? दो मूल राशियों से मिलकर बनी है। इसी प्रकार अब अन्य राशियाँ भी हैं, जैसे त्वरण हो गया, अपना मंदन हो गया, मंदन हो गया, ऊर्जा हो गई, ऊर्जा हो गई, बल हो गया, कार्य हो गया, ये सब क्या हैं? आदि। व्युत्पन्न राशियां तो अनंत होती हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? अनंत होती हैं, बहुत सारी होती हैं, जिसके बारे में आगे आप लोग क्या करेंगे? अध्ययन करते रहेंगे। यानी कि हर एक सवाल आता है मन में, क्या प्रत्येक राशि का क्या होता है? मात्रक होता है।
तो कुछ ऐसी भी राशियां मिलेंगी जो आपकी विमाहीन राशियां होंगी, मात्रकहीन राशियां होंगी। वो क्या होंगी, हमेशा एक अनुपात में होंगी, यानी उनके मात्रक तो होते हैं लेकिन मात्रक क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, वो अनुपात में होते हैं राशियां। जैसे मान लो विकृति होती है, अनुपात में विकृति, दूरी में विकृति, वो क्या होते हैं, एक अनुपात होते हैं। विकृति क्या होती है आगे के चैप्टरों में आप लोग जानेंगे। तो अब जब अनुपात होगा तो उनके मात्रक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वो मात्रकहीन तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मात्रक नहीं होंगे। तो इसमें घबराना नहीं है, किसी का मात्रक नहीं है, वो भी भौतिक राशियां होती हैं। उनके इनडायरेक्टली मात्रक होते हैं, उसके अंदर छुपे होते हैं। जैसे आयतन में वृद्धि हो गया, द्रव्यमान में वृद्धि हो गया, द्रव्यमान का विकृति हो गई, आकार में विकृति हो गई। एक यहाँ अनुपात हैं, इनके मात्रक होते हैं, ठीक है। जो द्रव्यमान का मात्रक होता है उसमें जो वृद्धि होगी उसका अनुपात बटे जो उसका पहले से जो है द्रव्यमान होता है, जैसे द्रव्यमान में वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर किलोग्राम नीचे किलोग्राम कट जाएंगे, दोनों एक मैथमेटिकल वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट होंगे। इतने ज़्यादा आप लोगों को सोचना नहीं है इसमें। जब वो मैथमेटिकल की तरह रिप्रेजेंट होंगे तो अगर सोचें तो वो एक द्रव्यमान का ही क्या है, एक राशि है, द्रव्यमान से मिलकर बनी है, बशर्ते उसके मात्रक क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। तो यहाँ सोचना नहीं है। चलो इतना आप लोग जानो कि विमाहीन राशियाँ, मात्रकहीन राशियाँ भी हो सकती हैं आपके सिलेबस में। तो अब व्युत्पन्न राशियाँ भी जान गए, अब जानते हैं पूरक राशियों के बारे में। ये पूरक राशियाँ क्या होती हैं, थोड़ा सा पूरक राशियों के बारे में जान लो। पूरक राशियाँ, पूरक राशियाँ। तो पूरक राशियां वो होती हैं जो किसी भी वस्तु की स्थिति बताती हैं। तो यहाँ पे पूरक राशियों की परिभाषा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, परिभाषा से ज़्यादा, कि वो कितने प्रकार की होती हैं। तो वो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है हमारा समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण। तो देखो समतल कोण और घन कोण क्या होता है। पहली पूरक राशि होती है समतल कोण, समतल कोण। दूसरा होता है घन कोण, घन कोण। समतल कोण जैसे मान लो एक डायरेक्शन इधर खींची, एक डायरेक्शन इधर खींची, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, ये क्या है, एक प्लेन एंगल है, यानी समतल कोण है, प्लेन एंगल। ये क्या है, एक प्लेन में है। प्लेन क्या होता है, जैसे ये क्या है, एक समतल है, समतल है। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा समतल मिरर, यानी एक समतल दर्पण जो क्या होता था, एकदम सीधा होता था, जिसमें और कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। समतल मतलब समतल, एकदम सपाट। इस प्रकार क्या है, उसमें एंगल जो होगा उसमें दो डायरेक्शंस होगी, दो कहीं पे भी डायरेक्शन लेंगे, उनके बीच का जो एंगल होगा उसे हम लोग प्लेन एंगल कहेंगे। और घन कोण क्या होता है, मान लो जैसे ये जो हमारा एंगल है, इस तरह हमारी दो राशियां हैं, इस तरह जो इनके बीच में भी क्या होगा, एक कोण होगा, एक कोण थीटा इनके बीच में होगा। अब हम इसको क्या करें, इस प्रकार घुमा दें, चारों तरफ रोटेट कर दें, तो एक क्या इस तरह से एक शंकु की आकृति बनेगी, एक इस प्रकार शंकु की आकृति बनेगी। ये शंकु एक सॉलिड है, जो हमने इस प्रकार दो रेखाएं ली और उनको क्या कर दिया, चारों दिशाओं में घुमा दिया, और जो आकृति बनी वो क्या होगी, एक समतल यानी एक शंकु की हो गई। और उसका जो यहाँ पे जो थीटा होगा, यहाँ पे जो थीटा होगा, यानी समतल में नहीं है, ये घन में है, किसी सॉलिड एंगल बोलते हैं। घन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, किसी सॉलिड का एंगल। तो जब किसी सॉलिड का एंगल होगा तो उसकी कई सारी दिशाएं होंगी। जैसे आप समझ पा रहे हो, ये थीटा दो डायरेक्शंस के बीच का थीटा नहीं है, ये क्या है, ये इस प्रकार का ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे पास शंकु है उसका द्वार कितना बड़ा है, कितना वो खुला है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो आप लोगों को समझना होगा कि समतल कोण तो समतल पे होता है, प्लेन में, लेकिन घन कोण किसी सॉलिड वस्तु का जिसमें अनेक डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, उसके बारे में। वो घन कोण का यहाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानो कि घन कोण होता क्या है। किसी इस प्रकार की आकृतियों के बीच में जो एंगल होगा, जैसे आप लोग बनाते हैं, एक घन बनाते हैं, इस तरह क्यूब बनाते हैं, इस तरह आप लोग बनाते हैं क्यूब, थोड़ा सा गलत बन जाए तो देखो इस तरह जब बनाते हैं तो इनके बीच का जो कोण होता है, चारों दिशाओं बता रहे, एक कोने का बता रहे हैं, जो एंगल होगा वो क्या होगा,
सॉलिड एंगल होगा। इस प्रकार ठोसों के बीच के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड एंगल होते हैं, जिनकी एक नहीं कई सारी दिशाएं होती हैं। ठीक है, इसको मानोगे आप लोग। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। रेडियन पाइथागोरस प्रमेय वगैरह में, त्रिकोणमिति में हमेशा क्या पढ़ा है, प्लेन एंगल पढ़ा है, समतल कोण के बारे में पढ़ा है, घन कोण के बारे में कहीं पे भी नहीं पढ़ा है। तो घन कोण के बारे में आपको इतना ज़्यादा जानना नहीं है, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, वो होता है स्टेरेडियन। ये तो आप लोगों के सिलेबस में सवाल आते रहते हैं कि घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। रेडियन, और आप लोगों ने जाना होगा कि थीटा का मात्रक तो डिग्री में होता है। तो आप लोग ये भी समझ लो कि डिग्री को अगर हम लोग किसी रेडियन में चेंज करते हैं तो उसमें पाई/180 से गुणा कर देते हैं। ये वाला भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, लेकिन अब 2 साल से स्कूल नहीं खुले हैं तो यहाँ ये वाला भी फॉर्मूला लिख लो कि डिग्री बराबर थीटा अगर डिग्री में है तो क्या हो जाएगा, रेडियन में परिवर्तित करना है तो रेडियन बराबर थीटा डिग्री में गुणे पाई/180। ठीक है, ये क्या होगा, फॉर्मूला होगा। रेडियन बराबर थीटा डिग्री में एंगल दिया गया है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो असली जो मात्रक होता है कोण का, प्लेन एंगल का, वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो पूरक राशियां भी आप लोग क्या हो गए, समझ गए, और पूरक मात्रक भी समझ गए। रेडियन तथा स्टेरेडियन क्या होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं, तथा पूरक राशियां समतल कोण तथा घन कोण। सवाल इस प्रकार दिमाग को घुमाते हैं, उन्होंने पूछा पूरक राशियां और आप लोग पूरक मात्रक बता के आ गए, उन्होंने पूछा पूरक मात्रक और आप लोग पूरक राशियां बता के आ गए, तो ये गलत हो जाएगा। अगर पूरक राशियां पूछा तो समतल कोण तथा घन कोण, और अगर पूरक मात्रक पूछा तो रेडियन तथा स्टेरेडियन, और मात्रक राशि दोनों पूछा तो दोनों बता देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे की चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है।